हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चल रहा है हमारा क्लास 11th का चैप्टर सप्लाई। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 तक वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट करें। ये पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 में हम ये चैप्टर जो सप्लाई है इसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ये पूरे 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 9, 10, 11 क्वेश्चंस करने के बाद आप पूरा सप्लाई के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वर्ड है वो ध्यान देना है, मूवमेंट और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑन द सप्लाई कर्व। इसको अभी हम बाद में समझेंगे, पहले और वाला क्वेश्चन देखते हैं। और में लिखा है एक्सप्लेन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। मतलब एक्सपेंशन इन सप्लाई क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखिए एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का बढ़ना। अगर हम हिंदी में देखें, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, यानी कि बढ़ना। तो यहाँ पर जो बढ़ना है, जो फैलाव हो रहा है, जो एक्सपेंशन हो रहा है, वो किसका हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई का हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर याद होगा हमने जो लॉ ऑफ सप्लाई किया था वो क्या था कि प्राइस इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है, और प्राइस डिक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होती है ना। ये जो सप्लाई चेंज हो रही है प्राइस के इफेक्ट के कारण हो रही है, बट यहाँ पर जो अदर फैक्टर्स थे वो क्या रहते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं। अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं भाई, यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं। और जब अदर फैक्टर्स, मैंने आपको बताया है कि अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो प्राइस कांस्टेंट रहता है, और अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो अदर फैक्टर्स आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके रीज़न से होता है, हमेशा प्राइस के रीज़न से होता है। यहाँ पर अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक्सपेंशन का मतलब हुआ बढ़ना, यानी कि फैलाव। किस चीज़ का बढ़ना, सप्लाई का। तो यानी कि जो सप्लाई है वो कब इंक्रीज होगी, जब प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स राइज हो जाता है। तो देखिए द इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू, यहाँ पे ये गलत लिखा है, फॉल नहीं आएगा, यहाँ पे आप इसको कर लेना राइज। ठीक है, इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मतलब जो कमोडिटी का जो प्राइस है अगर वो इंक्रीज होगा तब सप्लाई इंक्रीज होगी, और अदर थिंग्स क्या रहेंगी हमारी, रिमेनिंग द सेम। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसके चेंज होने की वजह से हो रहा है, प्राइस के चेंज होने की वजह से हो रहा है। अदर फैक्टर्स यहाँ पे क्या चल रहे हैं, कांस्टेंट चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सपेंशन इन सप्लाई, पहले आप डेफिनेशन बताएंगे, फिर इसका आपको डायग्राम बनाना है। तो चलो हम डायग्राम देखते हैं इसका कि कैसे बनेगा। देखिए अब आप डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे क्या लेते हैं, हमेशा वस्तु की मात्रा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखें क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ गुड्स, या गुड लिखना क्योंकि एक ही वस्तु की, एक गुड की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा ये P एंड Q ये परमानेंट लाइन होती है जो हमेशा बनती ही बनती है। अब हमने क्या देखा कि एक्सपेंशन कब होता है, कि जब प्राइस राइज होता है तो सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइज होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। तो जो हम डेफिनेशन में देख रहे हैं वही डायग्राम पे बनाना है कि प्राइस इंक्रीज कर दिया P से यहाँ पे P1, और सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंक्रीज ये पॉइंट है, तो ये हो गया आपका SS यानी कि सप्लाई कर्व, और इसके ऊपर हिंदी में मत लिखना, आपको क्या लिखना है, एक्सपेंशन इन सप्लाई। ठीक है, इसको काट के आप क्या लिख लेंगे,
एक्सपेंशन इन सप्लाई। ओके, अब इसकी अगर हमें टेबल बनानी हो तो टेबल भी आप बना सकते हैं। किस तरीके से? एक्सपेंशन इन सप्लाई की जो टेबल है वो कैसे बनेगी? प्राइस राइज हो रहा है 10, 12, 14, 16, उसी तरीके से क्वांटिटी भी राइज हो रही है, तो क्वांटिटी आप कुछ भी ले लें, 1, 2, 3, 4, ये भी राइज हो रही है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन इन सप्लाई। अब नेक्स्ट करेंगे इसी का कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। चलिए आगे करते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। देखिए यहाँ पर आ गया कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अगर हम देखें, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में देखें तो सिकुड़ना, यानी कि कम होना। और किसके कम होने की बात हो रही है? सप्लाई के। तो सप्लाई यानी कि कम कब होती है? जब प्राइस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर भी अदर फैक्टर्स मैंने बताया, एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। जो चेंज हो रही है सप्लाई वो किसके रीज़न से हो रही है? प्राइस के रीज़न से। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना, सिकुड़ना। किसका सिकुड़ना? सप्लाई का। तो यानी कि सप्लाई कब कम होगी? जब प्राइस कम हो जाएगा। तो देखिए, द डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन द प्राइस। ठीक है, कि जब प्राइस फॉल होता है तो सप्लाई कम होती है और अदर थिंग्स क्या रहेंगी? रिमेनिंग द सेम, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो चलिए अब इसका भी हम डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। बिल्कुल उसी के तरीके से है जो डेफिनेशन में पढ़ते हैं, वही आपको डायग्राम पे दिखाना होता है। ठीक है, नीचे आपको क्या लेना है? क्वांटिटी ऑफ गुड, एंड यहाँ पे क्या लेना है? प्राइस ऑफ गुड। ये परमानेंट लाइन है P एंड Q जो आपको बनानी ही बनानी है। फिर जो आपने डेफिनेशन में लिखा कि प्राइस क्या होता है? फॉल होता है, तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। तो देखो यहाँ से यहाँ पे प्राइस फॉल हो गया तो सप्लाई भी यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज हो गई। तो ये आपका क्या बन गया? एसएस कर्व। और इसको हिंदी में ना लिखें, इसको आप क्या लिख लोगे? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, इस लाइन की जगह पर। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी की टेबल भी आप बना सकते हैं। कैसे? कि प्राइस जब डिक्रीज होता है तो प्राइस आप डिक्रीज करें 10, 9, 8, 7, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। सप्लाई डिक्रीज कर दो आप कुछ भी लेके 100, 90, 80, 70। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमने और वाला समझा था, अब हम अगेन उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन लगाएं अगेन, उसको देखते हैं कि वो क्या था क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको और वाला समझाया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर आपका ये आ गया, नेम से आ गया कि एक्सप्लेन एक्सपेंशन इन सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, तो आप डेफिनेशन बताएंगे, डायग्राम बनाएंगे, टेबल भी यानी कि शेड्यूल भी बना सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब ये वाले क्वेश्चन का क्या मतलब है? अगर एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन द मूवमेंट सप्लाइड ऑन द सप्लाई कर्व, यानी कि अगर मूवमेंट वर्ड आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है मूवमेंट के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक्सपेंशन भी एंड कॉन्ट्रैक्शन भी। ठीक है, तो आपको दोनों, अगर मूवमेंट वर्ड दे दिया कि एक्सप्लेन द मूवमेंट सप्लाइड ऑन द सप्लाई कर्व, तो आपको एक्सपेंशन भी बताना है, एक्सपेंशन इन सप्लाई, और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई आपको दोनों ही बताने हैं, दोनों एक्सप्लेन करने हैं इसके अंदर। ठीक है भाई। और अगर यहाँ पर ये है एक या में और में चेंज इन क्वांटिटी, एक्सप्लेन द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑन द सप्लाई कर्व, तो भी आप ध्यान रखना आपको दोनों ही एक्सप्लेन करने हैं, एक्सपेंशन भी एंड कॉन्ट्रैक्शन भी। ठीक है, और
अगर और में पूछा है कोई पर्टिकुलर आपको नेम दिया है, एक्सपेंशन पूछा है तो एक्सपेंशन बताना, कॉन्ट्रैक्शन पूछा है तो कॉन्ट्रैक्शन बताना, बट मूवमेंट दिया है तो दोनों बताने हैं, और चेंज इन क्वांटिटी अगर दिया है तो भी आपको दोनों ही बताने हैं। अब आपके माइंड में होगा कि मूवमेंट में ये क्यों बता रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 जब कर लेंगे तो मैं दोनों में आपको कंपैरिजन करके भी बताऊंगी कि मूवमेंट में हम ये क्यों बता रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी में हम ये क्यों बता रहे हैं। अभी आप इतना ध्यान रखें कि मूवमेंट होगा तो दोनों बताएंगे, चेंज इन क्वांटिटी होगा तो दोनों बताएंगे, या फिर पर्टिकुलर जो नेम पूछा हुआ है, एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन बता देना, कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन बता देना। ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, इसको हम अगेन देखेंगे कंपैरिजन करने के लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई। तो देखिए यहाँ पर है शिफ्ट, वहाँ था मूवमेंट, यहाँ पर है शिफ्ट, यहाँ पर है चेंज इन सप्लाई, ओनली चेंज इन सप्लाई, वहाँ था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो वहाँ पे क्वांटिटी वर्ड एक्स्ट्रा था, तो इसको हम समझेंगे अभी बाद में। पहले हम और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेट द इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि इंक्रीज इन सप्लाई क्या होती है और डिक्रीज इन सप्लाई क्या होती है। जिसने भी अगर पार्ट 2 देखा होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि अगर कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड दे देता है, चाहे वो सप्लाई हो चाहे वो डिमांड हो, तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के केस में हमेशा ध्यान रहना है आपका कि जो प्राइस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, प्राइस क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब प्राइस कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, तो उस टाइम पे क्या चेंज हो जाते हैं हमारे अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स लाइक जैसे आपने पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था आपको, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और टैक्सेशन की जो पॉलिसी है, जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जैसे लेबर है या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, या फिर आपकी लैंड है, तो इन सब चीज़ों के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाना। ठीक है, और क्या था, सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है, रिलेटेड जो गुड्स हैं, तो ये हम, और जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ये सारे हमारे क्या थे, अदर फैक्टर्स थे। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वर्ड दे देता है तो उस टाइम पे प्राइस रहेगा कांस्टेंट, और प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो क्या चेंज होंगे, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। तो हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई क्या है आपका। तो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या लिखा है, व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स। बात समझ में आई है कि अदर फैक्टर्स की वजह से ही जो सप्लाई है वो क्या होती है, जब इंक्रीज होती है, और when the prices remain constant, और उस टाइम पे हमारा जो प्राइस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो इंक्रीज इन सप्लाई क्या होती है कि यहाँ पर प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है और अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई क्या हो जाती है, राइज हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं हम इंक्रीज इन सप्लाई। तो अब इसका भी हम क्या देख लेते हैं, अपना डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा, क्योंकि पहले आपको एक्सप्लेन करना है और फिर आपको हमेशा डायग्राम बनाना है। डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनेगा जो हम डेफिनेशन में बताते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है आपका, नीचे जो लिया जाता है वो क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ गुड, और यहाँ पर क्या आता है आपका, प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, और ये परमानेंट लाइन है, आपको पता है P एंड Q, ये बनती ही बनती है हमेशा। अब हमने क्या देखा कि जब
प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो प्राइस देखिए, ये प्राइस की लाइन थी, हमने इस प्राइस को ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, ये प्राइस क्या चल रहा है, डॉट डॉट करके कांस्टेंट चल रहा है। और अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई राइज हो रही है। तो सप्लाई राइज कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ पर ही सप्लाई होगी राइज। ठीक है, अब हमें सप्लाई कर्व बनाना है। तो आपको याद है कि हमेशा ऐसे मत बना देना, वो डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई कर्व हमेशा ऐसे ही बनता है। तो यानी कि ये जो P और Q का जो पॉइंट है, यहाँ पे ये बन गया आपका SS। ठीक है, जो नया वाला प्राइस की जो लाइन है और Q1 को जहाँ पे कट कर रही है, ये बन गया आपका S1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है हमारा, इंक्रीज इन सप्लाई। क्या दिखा रहा है ये, इंक्रीज इन सप्लाई को। बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे जो आपने डेफिनेशन में देखा वही हमने डायग्राम पे बनाया। इसका हम शेड्यूल भी बना सकते हैं। वो किस तरीके से, यहाँ प्राइस लिया, यहाँ क्वांटिटी ली, प्राइस कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट दिखा दिया। सप्लाई इंक्रीज हो रही है, हमने सप्लाई क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई भी बिल्कुल वही होगी जैसे इंक्रीज इन सप्लाई थी आपकी। यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई फॉल होने लग जाएगी, जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे ये डेफिसिट नहीं, इसको बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, डिक्रीज इन सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू अदर फैक्टर्स। समझ आया, अदर फैक्टर्स के कारण जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है। व्हेन प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, और प्राइस हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इट्स कॉल्ड अ डेफिशिएंट, ना लिख के आप लिखना डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा ये आपका इंक्रीज था। तो यहाँ पे भी प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई फॉल हो रही है, तो इसको हमने बोला डिक्रीज इन सप्लाई। चलो अब इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे उसका डायग्राम बना था ऐसे ही इसका भी डायग्राम बनेगा। सबसे पहले नीचे आप हमेशा क्या लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड, एंड वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस आता है। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, ये परमानेंट लाइन होती है, प्राइस एंड क्वांटिटी। हमें बताना है कि प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो हमने प्राइस कांस्टेंट दिखा दिया। सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पर क्या हो गई, फॉल होने लग गई, ये आपकी। तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा, यहाँ पे हो गई क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस। P एंड Q आपको पता है परमानेंट होता है, प्राइस आपका कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। उसके बाद एक ही हो गया SS, जहाँ पर ये नया वाला Q1 प्राइस को इंटरसेक्ट करता है, वहाँ से हमने क्या बना दिया, S1। अब यहाँ से लेके जो सप्लाई यहाँ तक जो शिफ्ट हो गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो इसका भी हम शेड्यूल कैसे बना सकते हैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट दिखा देंगे, और डिक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई डिक्रीज करनी है आपको, तो डिक्रीज कर दें 50, 40, 30, 20, इस तरीके से। ओके, तो चलिए अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो वापस इसी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कि ये क्या पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में, इसको अगेन देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर था एक्सप्लेन द शिफ्ट इन सप्लाई। तो देखिए अब दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर अगर बोला है एक्सप्लेन द शिफ्ट इन सप्लाई, शिफ्ट वर्ड का ध्यान रखें। तो जो सप्लाई है वो शिफ्ट हो रही है, आपने देखा इंक्रीज के केस में भी शिफ्ट हो रही है और डिक्रीज के केस में भी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी शिफ्ट इन सप्लाई आता है तो इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको दोनों ही एक्सप्लेन करने हैं। या फिर क्वेश्चन ये लिखा है चेंज इन सप्लाई, ओनली बोल रहा है चेंज इन सप्लाई, तो भी आपको स्टूडेंट्स दोनों ही एक्सप्लेन करने हैं, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। ठीक है भाई,
तो ध्यान रहना है आपका कि शिफ्ट देगा तो भी आपको दोनों बताने हैं, ओनली चेंज इन सप्लाई देगा तो भी दोनों बताने हैं, और पर्टिकुलर कोई नेम है, इंक्रीज पूछा है तो इंक्रीज बता देना, डिक्रीज पूछा है तो डिक्रीज बता देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में मैं आपको कंपैरिजन करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था। देखिए अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 9 किया वहाँ पे था एक्सप्लेन द मूवमेंट, ओके। क्या वर्ड था वहाँ पे, मूवमेंट, और यहाँ पे क्या वर्ड आया है, शिफ्ट आया है। दोनों में ये चेंज आया है ना। यहाँ पर था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्वांटिटी वर्ड एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर ओनली क्या है, चेंज इन सप्लाई। तो दोनों में अभी आप डिफरेंस देखना। फिर यहाँ पर था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पर क्या है आपका, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर मूवमेंट वर्ड होता है तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बताते हैं, शिफ्ट होता है तो इंक्रीज और डिक्रीज बताते हैं। इसका रीज़न क्या है ये देखो, मूव का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो मूवमेंट हो रहा है यानी कि चलना, किसके चलने की बात हो रही है, सप्लाई कर्व के चलने की बात हो रही है। तो सप्लाई जो कर्व है ना, जो चलता है यानी कि जो मूव करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में ही मूव करता है। कैसे मूव करता है मैं आपको ये बताती हूँ। इसका एक्सपेंशन हमने क्या किया था, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हैं। तो प्राइस ये था, क्वांटिटी ये था। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई क्या था कि जब प्राइस क्या होता है, राइज होता है, तो सप्लाई क्या होने लग जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते थे, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, है ना, ये बन गया। तो देखो अब आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व है ये मूव कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ से यहाँ अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि ऊपर की ओर मूव कर रहा है ना। तो यही रीज़न है। और कॉन्ट्रैक्शन में जो मूव करेगा वो बिल्कुल ऐसे नीचे, कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी डायग्राम में आपको बताऊं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब प्राइस फॉल होता है तो सप्लाई डिक्रीज होने लगती है, तो इसको बोलते थे हम कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये देखो यहाँ पे सप्लाई कर्व यहाँ से यहाँ पे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एसएस है वो मूव कर रहा है, एक बार अपवर्ड और एक बार डाउनवर्ड। तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड जो मूव कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस में कर रहा है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। तो यही रीज़न है कि हम मूवमेंट में ये बताते हैं। तो आपको रटना नहीं है, तो मूवमेंट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बताते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर शिफ्ट आ जाता है तो हमें बताना है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ये बताना है। तो देखिए शिफ्ट का मतलब होता है, जब आप भी किसी को बोलते हैं भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना, तो शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना। अब किसके खिसकने की बात हो रही है, एसएस यानी कि सप्लाई कर्व के खिसकने की बात हो रही है। तो आप इंक्रीज और डिक्रीज के डायग्राम में देख सकते हैं कि सप्लाई कर्व मूव नहीं करता, वो शिफ्ट होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे इंक्रीज का डायग्राम अगर हम देखें तो ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, है ना। प्राइस कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे सप्लाई थोड़ी राइज हो गई। तो यहाँ से पहले ये ऐसे नहीं, ये डिमांड बन जाएगा। पहले ये बना आपका, ये एसएस हो गया, और यहाँ पे जो राइज हुई है इस पॉइंट पे हमने क्या बना दिया, ये S1 बना दिया, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे सीधा ये सप्लाई कर्व क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, खिसक गया है।
तो यही रीज़न है कि शिफ्ट अगर होगा तो हमेशा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बताएंगे, क्योंकि जो शिफ्ट हो रहा है वो सिर्फ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में हो रहा है, मूव नहीं हो रहा, यहाँ पे सीधा सीधा शिफ्ट हो रहा है। तो यही रीज़न है। अब आप ध्यान रखना, मूवमेंट होगा तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बताएंगे, शिफ्ट होगा तो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ बताएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं और वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ था चेंज इन सप्लाई, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड आ गया क्वांटिटी। अब क्वांटिटी वर्ड आते ही हम इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बताते हैं। इसका भी रीज़न यही है कि जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके चेंज होने की वजह से होता है, प्राइस के चेंज होने की वजह से होता है। और प्राइस हमने कहाँ पे लिया, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में लिया। तो यही रीज़न है कि क्वांटिटी वर्ड आएगा तो ये बताएंगे। यहाँ पर सिंपल था आपका चेंज इन सप्लाई, क्यों, यहाँ पर हमने जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है वो अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा। तो ध्यान रहना है आपका कि क्वांटिटी वर्ड आएगा तो ये बताएंगे, सिंपल चेंज इन सप्लाई होगा तो ये बताएंगे, बाकी पर्टिकुलर नेम से जो पूछा गया है आपको वही एक्सप्लेन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों 100% यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है हर बार एग्ज़ाम में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उसका आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में कि इसके आंसर में क्या आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे भी दोनों को रिलेट करके भी पूछ लेता है, दोनों में डिफरेंस करके भी पूछ लेता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब आपको इसका रिप्लाई करना है कि इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई में क्या आएगा, ठीक है, एंड क्या पूछ लिया, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई तो आपको बहुत सिंपल पता चल जाएगा, मेन आपका ये है कि इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई में क्या आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 था और जो क्वेश्चन नंबर 10 था उनके बेसिस पे ये क्वेश्चन लिखे गए हैं कि कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे है एक्सप्लेन द चेंज इन सप्लाई, तो जैसे ही चेंज इन सप्लाई आ गया तो आप बताएंगे इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। एंड द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो क्वांटिटी वर्ड आ गया तो आप बताएंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय चेंज इन सप्लाई, वही पूछ लिया कि चेंज इन सप्लाई क्या है, तो आपको पता है दो तरीके से है, इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यू टू द डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, तो आपको बताना है कि डाउनवर्ड कब होता है, तो डाउनवर्ड आपने देखा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है और अपवर्ड किसकी वजह से था, एक्सपेंशन की वजह से। तो इन्हें एक्सप्लेन करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, ऊपर करें क्वेश्चन, एंड द मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, मेनली इसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड आपको पता चलना चाहिए कि इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर लास्ट है आपका व्हेन डज मूवमेंट टेक प्लेस ऑन द गिवन सप्लाई कर्व, जो भी आपके सप्लाई कर्व पे आपको बताना है मूवमेंट कब होता है, तो दो तरीके से होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन मैंने भी आपको दिया है, वो आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक छोटा सा आपका क्वेश्चन है जिसमें डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई है और एक है मार्केट सप्लाई। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति की बात होती है ओनली, मार्केट में सभी की बात होती है। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है मार्केट में जो भी आपको टाइम पीरियड है, जो भी किसी भी गुड्स के जो भी आपको प्राइस दिए रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के जो भी आपको प्राइसेस गिवन है, तो जब ओनली
एक सेलर के द्वारा जो भी सप्लाई की जाती है तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। यहाँ पे बात हो रही है कि एक सेलर ने कितनी सप्लाई की है, उसे इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट सप्लाई का मतलब होता है कि मार्केट में जितने भी सेलर हैं सभी सेलर्स की सप्लाई को ऐड कर लिया जाता है, तो जो टोटल सप्लाई होती है वो क्या बन जाती है, मार्केट सप्लाई बन जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है द सप्लाई मेड बाय अ सेलर एट अ गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द मार्केट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि एक सेलर की बात हो रही है यहाँ पे, बट यहाँ पर है इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जितनी भी हमने कमोडिटी, जितने भी सेलर्स ने सेल की है सभी को ऐड कर लिया जाता है, तो इसलिए बोला टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इंडिविजुअल में ओनली वन सेलर की बात की है और मार्केट सप्लाई में सभी सेलर्स की सप्लाई को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो सप्लाई है यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चंस थे। 11 क्वेश्चंस आपके टोटल 3 पार्ट्स में कंप्लीट हुए हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप सीरियल वाइज देखें तभी आपको समझ आएगा। डायरेक्टली इसको देखेंगे, पार्ट 1 या 2 नहीं देखेंगे तो आपको कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगी वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।